तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जितने भी लोग पथगामिनी के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं सब लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई प्रेषित करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पथगामिनी एवं इसकी संस्थापिका मंजुला श्रीवास्तव जी को हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व निभाने का कार्य अपनी साहित्यिक मंच संस्था पथगामिनी के बैनर तले प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इस प्रकार का आयोजन करती रही हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस प्रकार का कार्यक्रम, इस प्रकार का उद्बोधन वो पिछले 5 वर्षों से ज्यादा समय से वह आयोजित करती रही हैं। हमें यह बताने में प्रसन्नता है कि आपने मुझे, और मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मैडम ने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया कि मैं इस पर अपने कुछ विचार आप सबों के सामने रखूं। इसीलिए निश्चित रूप से मैडम मंजुला श्रीवास्तव बधाई एवं साधुवाद की पात्र हैं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शायद विश्व का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का काम उनके नेतृत्व ने किया। क्योंकि अंग्रेजी शासन बहुत मजबूत थी, इसीलिए महात्मा गांधी ने उनसे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने का जो माध्यम चुना, वह सत्य और अहिंसा था, जिसका आधार नैतिकता थी। इस तरह जहां कहा जाता है कि गांधी जी ने हम लोगों को आजादी दिलवाई, यहां तक लोगों ने लिखा कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन निश्चित रूप से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता की प्राप्ति में अन्य तत्वों का भी महत्वपूर्ण योगदान समय समय पर रहा है। जो क्रांतिकारी नौजवान थे, जिनमें हम शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु और राजा महेंद्र प्रताप से लेकर के कितने सारे लोग थे जो जुड़े हुए थे, जिनके योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। सुभाष बाबू यानी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज के माध्यम से जो एक प्रकार का उन्होंने जो दबाव बनाया अंग्रेजी शासन के ऊपर, उसका अपना अलग महत्व है। इस बात को हमें आज के दिन हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें मानना चाहिए। स्वतंत्रता का उद्घोष मंत्र था जो तिलक महाराज ने दिया था, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट। जब स्वतंत्रता हुआ, और मुझे इससे थोड़ा ज्यादा दिलचस्पी है, इसलिए कि स्वतंत्रता आंदोलन में मेरे पिता ने भी भागीदारी की थी। जब वे 9th क्लास के स्टूडेंट थे, तब उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने स्टेशन पर उन्होंने जो भारत का तिरंगा झंडा था, यूनियन जैक को उन्होंने उतार करके उन्होंने अपना योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें 1.5 साल की सजा हुई थी जब वे क्लास 9 के स्टूडेंट थे। तो एक तरफ मेरा भी इससे जुड़ाव स्वतंत्रता आंदोलन से कहीं ना कहीं से रहा है। जब स्वतंत्रता आई तो निश्चित रूप से एक नया सवेरा, एक नई रोशनी, एक नई उमंग
लोगों के मन में विभिन्न प्रकार की धाराएं थीं और सब एक सुखद भविष्य की कल्पना कर रहे थे, जिसकी बात अगर हम देखें कि भारत कैसा होगा, भारत का भविष्य कैसा होगा, लोगों का भविष्य कैसा होगा, कैसे इस विभिन्नता वाले राज्य देश में क्या है कि संविधान बनेगा, क्योंकि संविधान बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। आप 1947, 1946 को देखिए, जिस समय में उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो स्थिति थी, उसमें एक सर्वमान्य मसविदा तैयार करना जिससे हमारा देश चल सके, यह एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। और अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत जब 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, उस दिन रात में जो जवाहरलाल नेहरू का जो वक्तव्य है, ट्रस्ट विथ, और कुछ लोग कहते हैं ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, कि हम क्या करना चाहते हैं। जब सारी दुनिया सो रही है, भारत जग रहा है, जग रहा है नई उम्मीदों को जो लोगों के मन में है उसको पालन करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। तो एक तरफ तो इतनी उमंग थी, निश्चित रूप से उस समय में जो विभाजन की त्रासदी थी वह निश्चित रूप से सबों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन देश को आगे बढ़ना था, देश को नया संविधान चाहिए था। संविधान क्या होता है? संविधान अगर हम सरल शब्दों में कहें तो वह देश का सबसे बड़ा कानून होता है, ऐसा कानून जिससे कोई भी देश अपने आप को चलाता है। लोगों के क्या कर्तव्य होंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, हमारी कार्यपालिका कैसी होगी, विधायिका कैसी होगी, न्यायपालिका का संचालन कैसे होगा, इत्यादि इत्यादि जितनी बातें हैं वे सभी हम देखते हैं कि संविधान में लिखी होती हैं और देश उसी के आधार पर चलता है। इसका मतलब है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। कोई भी देश का कानून संविधान के अंतर्गत ही होगा, उसके बाहर, उसके विरोध में, उसके विपरीत में नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण बात है कि जब संविधान बन रहा था, 2 मिनट में इसमें समय लूंगा, जब संविधान बन रहा था उस समय में हमारे संविधान निर्माताओं ने जितने पश्चिम के जो उदात्त मूल्य थे, चाहे जैसे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, सामाजिक न्याय को उन्होंने अपना संविधान का आधार बनाया। जो हम संविधान की उद्देशिका जो प्रियम्बल है उसमें हम उसे देखते हैं। अगर हम उस उद्देशिका को पढ़ें तो भारत अपने आप को एक अच्छे कल्याणकारी राज्य की रूप में स्थापना करना चाहता था, जिसमें सभी का कल्याण सुनिश्चित हो। जो ज्यादा पिछड़े थे उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। भारत का जो संविधान बन रहा था उस पर पूरे दुनिया की नजर थी। क्यों पूरे दुनिया की नजर थी? क्योंकि भारत, जैसा कि जवाहरलाल ने लिखा कि इंडिया का तो अभी ये हुआ है, स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया है। हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम जो है 1947 से हम अपनी जो स्वतंत्रता दिवस को गिनते हैं, लेकिन क्या भारत इतना ही पुराना है? इसीलिए नेहरू जी ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि इंडिया इज ए न्यू कंट्री बट एन ओल्ड सिविलाइजेशन। और संविधान अगर बनने की प्रक्रिया को हम देखें तो संविधान बनाने वालों के मन में जो महत्वपूर्ण बात थी कि सभी चीजों, सभी लोगों के हितों का समावेश हो, चाहे उनकी भाषा, संस्कृति, धर्म, उनके अधिकार, उनकी ज्योग्राफिकल जहाँ कहीं रह रहे हैं वो, उस सभी को उन्होंने ध्यान में रखने की कोशिश की। और यह संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ।
और जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, गणतंत्र दिवस के रूप में गणतंत्र दिवस से लागू हुआ, जो गणतंत्र दिवस हम कल मनाएंगे। इस समय में अगर आप देखिए तो जब संविधान का कार्य समाप्त हो गया तो डॉक्टर अंबेडकर का जो अंतिम कुछ वाक्य हैं वे उनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जो कहा वह महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोई भी संविधान कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाले अच्छे नहीं हैं तो वह ठीक से काम नहीं कर पाएगा। और अगर संविधान कुछ मामले में अगर कहीं उसमें कमी भी है, लेकिन अगर चलाने वाले अच्छे हैं तो वह संविधान अच्छे ढंग से काम करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान सभा ने एक निश्चित समय में भारत के किस तरह से अपने आप को संचालित करेगा, उसका उन्होंने उन्होंने एक मसविदा, उसका उन्होंने हम कहें उसको सबसे बड़ा कानून, उसका मैनिफेस्टो आप कहें, वह उन्होंने संविधान, भारतीय संविधान के रूप में उन्होंने बनाया। अब सवाल उठता है कि भारत को गणतंत्रात्मक व्यवस्था घोषित किया गया। प्रजातंत्र तो भारत हुआ ही, प्रजातंत्र के साथ साथ या लोकतंत्र के साथ साथ वह गणतंत्र भी हुआ। लोकतंत्र और हालांकि गणतंत्र भी भारत के लिए नया नहीं था। क्यों? क्योंकि लिच्छवी में हजारों वर्ष पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था भारत में ही थी और कहीं की दूसरे जगह की बात मैं नहीं करता। गणतंत्र और प्रजातंत्र में अंतर क्या है? प्रजातंत्र बिना गणतंत्र के भी हो सकता है। जैसे इंग्लैंड में प्रजातंत्र है, जिसको कहते हैं कि मदर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जैसे स्वीडन में, जैसे डेनमार्क में, बहुत सारी जगहों में। लेकिन प्रजातंत्र के साथ साथ गणतंत्र होने के लिए आवश्यक शर्त है कि जो राज्य का प्रमुख होगा वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से चुना होना चाहिए। मतलब यह कि राज्य का जो प्रधान होगा, जैसे हमारे राष्ट्रपति, वे किसी वंशानुगत आधार पर देश के या राज्य के प्रधान नहीं होंगे। यहाँ राज्य का जब मैं इस्तेमाल करता हूं तो राज्य से हमारा मतलब भारत देश है, क्योंकि हम राजनीति विज्ञान में हम देश को राज्य कहते हैं। वैसे हम प्रोविंस को भी अपने यहाँ राज्य ही कहते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है कि भारत का जो प्रमुख होगा, राष्ट्रपति होगा, वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से चुना गया होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें जनता के जो समानता का अधिकार हमें दिखाई पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव के द्वारा हो सकता है, राष्ट्र का प्रधान हो सकता है। आज मैडम हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आप जानते हैं उनका बैकग्राउंड। जो इससे पहले जो हमारे इस्लाम धर्म के मानने वाले जाकिर हुसैन साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी रहे हैं। सिख धर्म को मानने वाले ज्ञानी जैल सिंह भी रहे हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। लेकिन उनका आधार यह नहीं था कि वे किस धर्म के हैं इसलिए राष्ट्रपति हैं। आधार यह था कि वे जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने गए थे। तो गणतंत्र में राज्य का प्रधान चुनाव के द्वारा होता है। मतलब यह है कि इसमें हम अगर गणतंत्र में देखें तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्र का प्रधान हो सकता है। मतलब यह कि अगर हम यह भी हमें जानने की आवश्यकता है कि गणतंत्र में पिछले या जन्म के आधार पर राजा के खानदान में पैदा हुए, जैसा हम इंग्लैंड में देखते हैं,
तो भारत में ऐसा नहीं था, क्योंकि कोई एक राजा ऐसा नहीं था जो सबसे ऊपर हो और जिसको सभी लोग माने। इसीलिए और ये ऐसी व्यवस्था की गई। दूसरी व्यवस्था थी कि यह प्रजातंत्र का सबसे जो अच्छा तरीका माना गया, इसलिए ये गणतंत्र को हमने हमारे यहाँ अपनाया गया। अब सवाल उठता है कि हम गणतंत्र दिवस 1950 से मना रहे हैं। हम संविधान के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जहां दुनिया के अन्य देशों में खास करके जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के साथ साथ भारत के आसपास जो लोग स्वतंत्र हुए, वहां से प्रजातंत्र और खत्म हो गया, बहुत जगह गणतंत्र भी खत्म हो गया। तो उस मामले में भारत की जो अच्छाई है, भारत का जो एक ने जो रास्ता दिखाया है पूरी दुनिया को, एक सबल सशक्त प्रजातांत्रिक व्यवस्था के रूप में, उसका हमें न केवल आभास होना चाहिए, उसको हमें मनाना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम यह जानते हैं कि संविधान एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में है, एक जीवंत व्यवस्था है। एक बहुत सी बातें जो संविधान सभा में आई, संविधान सभा के समय में लोगों ने कहा कि हम सभी चीजों के बारे में आने वाली पीढ़ी को बांध कर नहीं रखना चाहते हैं। क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्योंकि जो समय है वह बदलेगा और बदले हुए समय में संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसा करना सरकार चलाने के लिए, व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक माना गया। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो आज अगर हम यह करें कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या कर्तव्य है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सारी चीजें संविधान से ही सुनिश्चित होती हैं। तो सबसे पहली बात कि संविधान के आधार पर देश चले। इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें जितना दायित्व सामान्य जन का है, जो सरकार के द्वारा बनाए हुए कानूनों का पालन करते हैं, उतना ही दायित्व जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं या जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, उनका भी दायित्व है कि हमारा संविधान सही ढंग से काम करे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि संविधान में परिवर्तन होना चाहिए, समय समय पर होता रहा है, लेकिन संविधान की जो मूल भावना है, उस मूल भावना से को खत्म नहीं होना चाहिए। अब हमारे संविधान की मूल भावना क्या है? अगर अगर हमारे संविधान की मूल भावना स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व अगर है, या जैसे बाद में सेकुलरिज्म आया वह है, तो जब तक ये चीजें संविधान में हैं, उनका पालन होना चाहिए। और इसी को दूसरे शब्दों में न्यायपालिका ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी चेंज्ड, वह नहीं बदलना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि आज के समय में अगर हम देखें तो संविधान निर्माताओं ने जो पटल दिया कि कानून बनाने के लिए सबसे बड़ी जो संस्था होगी वह संसद होगी। संसद का काम कानून बनाना है और पूरे बहस मुबाहिसे के बाद कानून बनाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। आज हम क्या देखते हैं? आज हम देखते हैं कि हाउस में डिबेट नहीं होता है और बिल जो हैं वे बिना बहस के पारित हो जाते हैं। महत्वपूर्ण विधेयक, क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी इसकी कल्पना की थी? जो 3 साल या उससे ज्यादा
वर्ष समय तक जिन लोगों ने एक एक चीज, एक एक शब्द पर जिन लोगों ने बहस किया और जो अच्छा लगा, जो स्वीकार्य था, खास करके जो जिस पर यूनानिमिटी थी, उस चीज को रखा गया। तो सवाल यह है कि क्या हमें आज जब हम संविधान की बात करते हैं तो जो सदन के बैठक का दिन कम होता जा रहा है उस पर ध्यान होना चाहिए। अगर डिस्कशन नहीं हो रहा है तो डिस्कशन कैसे हो, यह होना चाहिए। यह क्योंकि संसद जनता की आवाज है, संसद कानून का आधार है, उस कानून का आधार है जिसके आधार पर संविधान जिस चलता है, संविधान देश में लागू होता है। दूसरी चीज महत्वपूर्ण है कि मेरी दृष्टि में कि जो मैंडेट अगर सरकार को मिली है, किसी भी सरकार को मिला है, तो उसे काम करने का मौका मिलना चाहिए। उसे केवल विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। और अगर खास करके हम विधान मंडल नहीं चलने देंगे, हम संसद नहीं चलने देंगे, तो सरकार का काम कैसे होगा, सरकारें कार्य कैसे करेंगी। तो इसीलिए यह दायित्व सरकार का भी है कि वह इस प्रकार का वातावरण तैयार करे कि संसद में बहस हो, और यह दायित्व विरोधी पक्ष के राजनीतिक दलों का भी है कि वे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करें, अपने विचार रखें। क्योंकि प्रजातंत्र में जो विचार था कि अगर जो कहा गया कि बहुमत का शासन और अल्पसंख्यक के अधिकार, यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी से नहीं है। यहाँ है कि अगर 51% को जिसको वोट मिलता है, अगर हम उसे शासन का अधिकार देते हैं, तो जो माइनॉरिटी हुआ 49%, उसकी भी आवाज अगर सरकार सुनती है, उसकी भी आवाज अगर किसी विधेयक को बनाने में उसका विचार भी शामिल होता है, तो इसका मतलब है कि यह सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों के के बहुम के सामंजस्य से, दोनों के विचार से कोई भी विधेयक पारित होता है। तो इस पर आज के समय में सोचने की आवश्यकता है, न केवल सामान्य जन को, बल्कि जो सरकारी पक्ष में हैं, जो विरोधी पक्ष में हैं, उनको भी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। दूसरी बात कि अधिकांशतः जो विरोधी पक्ष के लोग होते हैं, उन्हें वो कहते हैं कि उन्हें बहस का मौका नहीं मिलता। क्या हम यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड की तरह एक ऐसा दिन रखें, जैसे वहां उन्होंने वेडनेसडे को रखा हुआ है, बुधवार का दिन है, प्रधानमंत्री को सदन में जवाब देना होता है। क्या इस तरह का हम सुझाव हम अपने यहाँ भी हम कर सकते हैं? यह हमें सोचना चाहिए। तीसरी चीज महत्वपूर्ण है कि जो संविधान को लागू कर रहे हैं, उन लोगों का भी सबसे बड़ा दायित्व है कि वे इस तरह से लागू करें कि वह बेकार के विवाद में ना फंसे। अभी आपने देखा कि तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच में जो बातें हो रही हैं, जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं, जब संविधान बन रहा था तब संविधान निर्माताओं के दिमाग में एक बात थी कि राज्यपाल को बहुत ज्यादा करने का, राज्यपाल राज्यों के कार्यों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज हम देख रहे हैं कि राज्यपाल बहुत जगह
एक तटस्थता पूर्वक अपना संवैधानिक दायित्व नहीं निभा रहे हैं। इस पर न केवल सरकारी पक्ष को, न केवल राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, देश के बुद्धिजीवियों को, न्यायपालिका को और आम जनता को भी इस पर सोचना चाहिए। तीसरी चीज महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण मेरी दृष्टि में गणतंत्र दिवस के दिन होना चाहिए, वह यह है कि सामान्य लोगों को संविधान की जानकारी होनी चाहिए। हमारे क्या अधिकार हैं, सरकार की क्या क्या कार्य हैं, सरकार कहाँ अपने क्षेत्र से बाहर जा रही है, वो हम तब जानेंगे जब हम संविधान को जानेंगे। इसीलिए संविधान को जानना सबके लिए आवश्यक है। हमारे जो स्कूलों में संविधान की पढ़ाई इस ढंग से होनी चाहिए, और केवल स्कूलों में नहीं बल्कि सामान्य जन को भी संविधान से अवगत कराना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात, आप देखें कि देश में हमारे यहाँ कितनी जगह गंदगी फैली रहती है। क्या उसको हटाने का काम केवल सरकार का काम है? जब हिंद स्वराज लिखा महात्मा गांधी ने 1909 में, उसमें अगर आप पढ़ें, बहुत छोटी किताब है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण किताब है। उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि कितनी गंदगी हमारे यहाँ रहती है, गांव में रहती है, हमारे यहाँ शहरों में रहती है। प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री जब पहली बार हुए, उन्होंने बनारस से खुद झाड़ू लगा करके एक संदेश दिया, सफाई का संदेश दिया। क्या प्रधानमंत्री का काम है देश को साफ करना? क्या राष्ट्रपति का काम है? ये तो काम हम सबों का होना चाहिए। यह संविधान के भारत के अंतर्गत रहने वाले सभी लोगों के सिविक सेंस का पार्ट होना चाहिए। तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हम अपने स्कूलों में बच्चों को सिविक सेंस नहीं सिखलाते हैं। मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। अभी कोलकाता से गुवाहाटी के लिए जो वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन चला, मैंने देखा उसमें कि कुछ लोगों ने कहा कि सुविधा तो वर्ल्ड क्लास है लेकिन सिविक सेंस 0। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसके लिए जो है बास्केट रखा हुआ है, आप अपने कप को, इस्तेमाल किए हुए कप को आप वहां रख दें, लेकिन लोगों ने फेंक दिया था। तो ये सिविक सेंस बहुत जरूरी है, और इसके लिए सरकार के साथ साथ जो एनजीओज हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो लोग कॉलेज स्कूल्स में हैं, वहाँ सभी जगह इस तरह का वातावरण होना चाहिए कि हम अनावश्यक गंदगी ना फैलाएं। कितना खराब लगता है जब तुरंत एक कर्मचारी हमारा साफ करके जाता है और दूसरा आदमी तुरंत वहीं गंदगी डाल देता है। आप विदेशों में जाएं, ऐसा कहीं नहीं होता। क्या उसका उपाय केवल लोगों के ऊपर जो है हम टैक्स लगा दें, या उन्हें हम पेनल्टी लगा दें, उन्हें हम कुछ कहें कि पैसा आपको जमा करना है? नहीं। तो इसीलिए मेरी दृष्टि में सिविक सेंस का होना जरूरी है। मेरी दृष्टि में ऐसे संस्थाएं होनी चाहिए जो किसी पार्टी से, सरकार से जुड़ी हुई ना हो, जिन्हें हम एनजीओ के रूप में कह सकते हैं, जो स्वतंत्रता पूर्वक, जो निष्पक्षता पूर्वक, जहां कहीं भी संविधान का अनादर हो रहा है, जहां चाहे वो सरकार कर रही है, विरोधी दल कर रहे हैं, या एक ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। यह आवाज जब तक नहीं उठेगी, जब तक लोगों में इस प्रकार की हम कहेंगे कि कॉन्शसनेस लोगों में नहीं होगा, तब तक यह उम्मीद करना
कि संविधान अपने आप चलता रहेगा, वह अपने आप सही ढंग से चलता रहेगा, यह उचित नहीं होगा। मुझे याद आता है डॉक्टर करण सिंह का। डॉक्टर करण सिंह बड़े विदुषी हैं, मनीषी हैं, राजनेता भी रहे हैं, और उन्होंने एक बार कहा कि कोई देयर इज नो शास्त्रिक इंजंक्शन दैट डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैज गॉट टू सक्सीड इन इंडिया। उसको, संविधान को सफल कौन बनाएगा? संविधान को सफल हम, आप, आमजन सभी मिलकर के संविधान को हम सफल बनाएंगे। मुझे लगता है कि इसके लिए आवश्यक है कि जैसा मैंने कहा कि सामान्य जन को संविधान की जानकारी होना, सामान्य जन में इस प्रकार का भाव होना कि वे अगर कहीं भी देखते हैं कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाना, क्योंकि यह आवश्यक है। हम किस परिस्थिति से देश को आजादी मिली, इसका अगर हम कल्पना करें, जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे प्रारंभ में, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि भ्रष्टाचार का इतना बड़ा स्तर हमारे देश में हो जाएगा? तभी तो किसी ने लिखा था, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, आपकी, सरकार की, विरोध की, सबकी है, विरोधी पक्ष सब लोगों की है। और निश्चित रूप से यह मानना कि केवल सरकार काम करती है, सरकार का ही दायित्व है जो भारत में हम देख रहे हैं, हमारा दायित्व नहीं है, सामान्य लोगों का दायित्व नहीं है, यह गलत होगा। क्योंकि 1950 के दशक में ही फिर मुझे एक फिल्म का गाना याद आता है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। तो अगर हम मिलेंगे, अगर हम सब मिलकर के हम संविधान को अच्छा बनाने की, अच्छे ढंग से चलाने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से संविधान के जो संकल्प हैं, एक सभ्य, सुसंस्कृत, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो संविधान का उद्देश्य था, हम उसे प्राप्त कर पाएंगे। इसमें हमें कहीं कोई सुबह या संदेह नहीं है। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती है। क्यों? क्योंकि हमें, हमारे पास हजारों हजार वर्षों के सभ्यता की पूंजी है, जहां हमने मानवता को समय समय पर उसे आगाह किया है, सचेत किया है, उसे बताया है कि अच्छा जीवन और बुरा जीवन, अच्छा शासन और बुरे शासन में क्या अंतर है। अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर के देखें तो भारत बताता रहा है। इसीलिए हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम दुनिया को बताएं। दुनिया में आप जिस तरह से देख रहे हैं आज हो रहा है, तो उसमें हम दुनिया को बताएं, लेकिन दुनिया को बताने से पहले यह जरूरी है, जब हम किसी की ओर उंगली उठाते हैं तो एक उंगली उसकी तरफ होती है और 3-4 उंगली अपनी तरफ होती है। क्या हमने अपने घर को दुरुस्त किया? क्या हमने अपनी व्यवस्था को दुरुस्त किया? क्या हमने अपने लोगों को, उनकी मानसिकता को, उनके व्यवहार को दुरुस्त किया? तो जब तक हम अगर भारत को, प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1947 तक भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा। विकसित राष्ट्र होने के लिए जरूरी है, आर्थिक उन्नति से ज्यादा जरूरी है मानव, ह्यूमन रिसोर्स की उन्नति, ह्यूमन रिसोर्स का उन्नयन। मेरी दृष्टि में अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा संविधान अच्छा होगा, अच्छे ढंग से चलेगा। हम पूरी दुनिया में अलग ढंग से अपना नाम स्थापित करेंगे। तो एक बार पुनः जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, पदगामिनी से जुड़े हुए हैं, आज की इस चर्चा से जुड़े हुए हैं, मैं सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और 73वें गणतंत्र दिवस की
और मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ जो पथगामी की जो संस्थापिका हैं मंजुला श्रीवास्तव जी, उनको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं क्षमा चाहता हूँ कि प्रारंभ में थोड़ी सी, जिसको हम कहते हैं कि टेक्निकल ग्लिच, जिसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, जिसके कारण देर हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।